नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और ये शो हम खास तौर से अपने व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए लेकर आते हैं ताकि गाइडेंस उन्हें दे सके कि कैसे वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे अपने बड़े गोल्स को पूरा कर सकते हैं छोटी छोटी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। लेकिन जरूरी है कि सही डायरेक्शन में सही जगह पैसे को निवेश किया जाए। आपके पोर्टफोलियो गाइडेंस के लिए ये शो है, तो इसीलिए कोई भी सवाल आपको अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड पूछना है तो इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल है yourmoney@18.com। साथ ही इस शो को आप लाइव भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। योर मनी लिखिए आप, #आस्क योर मनी लिखकर CNBC आवाज के हैंडल पर जाइए और अपने क्वेश्चन हमें लिख भेजिए। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए आनंद राठी वेल्थ की म्यूचुअल फंड की हेड श्वेता रजानी मौजूद हैं। श्वेता नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले बात करेंगे बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड की। अच्छा श्वेता, हमारा एक स्पेशल शो जाता है हर फ्राइडे को, फायदेमंद फंड्स, और उसमें हम आमतौर पे एक फंड की चर्चा करते हैं इन डिटेल। एक चीज जो कॉमन पिछले एक साल में हमने ऑब्जर्व की वो ये कि वो किसी भी कैटेगरी का फंड क्यों ना हो, चाहे वो मिड कैप कैटेगरी का हो, मल्टी एसेट हो, फ्लेक्सी कैप हो, किसी भी कैटेगरी का फंड हो, लेकिन फंड मैनेजर्स का जो बायस रहा वो बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड्स की तरफ ज्यादा रहा। यानी एलोकेशन उन्होंने पिछले एक सालों में बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में बढ़ाया है। और इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले एक साल के कंसिस्टेंट एक्सपोजर के बावजूद भी अभी भी ये पॉकेट उनको काफी सेफ और अट्रैक्टिव लग रही है। तो फिर क्यों ना, जब फंड मैनेजर्स इस थीम पर बेट कर रहे हैं, तो क्यों ना थीमेटिक तौर पे बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड को ही पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए। क्या राय है आपकी इस कैटेगरी ऑफ फंड को लेकर, वो समझेंगे। लेकिन पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड्स कौन से होते हैं, कौन कौन से एग्जिट करते हैं मार्केट में, और क्या हाइलाइट्स होती है इस तरीके के फंड्स की। नमस्ते दीपाली जी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले अगर हम 1 डेढ़ साल में देखें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ सेक्टर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है एंड फंड मैनेजर्स भी इस सेक्टर पे ओवरवेट रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड वो फंड होता है जो एक सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, मतलब ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो हमारे कंट्री के, हमारे देश के फाइनेंशियल इकोसिस्टम से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो इसमें हो सकता है बैंक्स हों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, एनबीएफसीज हो जो नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां आ गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आ गई, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज आ गई। इंश्योरेंस में दोनों, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, कोई स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक ब्रोकर आ गया। तो ये सारी ही कंपनियां एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम से जो जुड़ी हुई हैं, ये एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा होती हैं। और अगर आप एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में निवेश कर रहे हैं तो फंड मैनेजर इन्हीं कंपनियों में से चुनाव करके एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता है। और दीपाली जी, जैसे आप कह रहे थे कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है काफी इंटरेस्ट बढ़ता हुआ इस सेक्टर में। तो पिछले 5 सालों में अगर मैं कहूँ तो हमने करीबन 10,000 करोड़ से लेके आज के दिन पर 50,000 करोड़ का एक एयूएम देखा है इस कैटेगरी के फंड्स में बढ़ता हुआ। तो जी, आपने बिल्कुल सही एक ट्रेंड देखा हुआ है। अच्छा, अगर हम बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड्स की बात करें तो किस तरह की परफॉर्मेंस इन फंड्स की रही है पिछले 1 डेढ़ सालों में, या फिर मार्केट साइकिल्स में, अलग अलग मार्केट साइकिल्स में किस तरीके का ग्रोथ पोटेंशियल इन कैटेगरी ऑफ फंड में रहता है, या फिर पास्ट हिस्ट्री क्या इंडिकेट करती है। जी, अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो देखिए निफ्टी 50 ने करीबन 10% का रिटर्न दिया हुआ है। तो जो निफ्टी बैंक इंडेक्स है या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, उसने भी करीबन 10 साढ़े 10% के आसपास की ही एक परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन जहां हम एक्टिव फंड्स की बात करें, जब फंड मैनेजर्स स्टॉक्स का चुनाव कर रहे हैं, तो जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है एक्टिवली मैनेज्ड, उन्होंने करीबन 13% के आसपास की रिटर्न दी है। तो यहाँ पे खैर ओवरऑल सेक्टर ने तो ब्रॉड और डाइवर्सिफाइड निफ्टी 50 जैसा ही परफॉर्म किया है, लेकिन फंड मैनेजमेंट की एक्टिविटी के वजह से वो 3% की एक्स्ट्रा रिटर्न आई है। दूसरी चीज आपने कहा साइकिल की बात करें तो हाँ, आमतौर पर हर सेक्टर में एक साइकिल प्ले आउट करती है। तो अगर एक साल किसी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है तो हो सकता है अगले साल वो सेक्टर अच्छा ना करे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमने ये साइकिल प्ले आउट होते हुए देखी है। तो अगर मैं पिछले 4-5 साल की बात करूं तो जैसे 2022 में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर
टॉप 2 सेक्टर्स में था। पर उसी तरह से अगर मैं 2023 की बात करूँ तो वो करीबन एक मैं कहूँगी एवरेज सेक्टर पे चला गया या वर्स्ट बॉटम 3 सेक्टर्स में आ गया था। 2025 में फिर उसने काफ़ी मैं कहूँगी अच्छी एक प्रदर्शन दिखाई, लेकिन 2026 अभी जो 3-4 महीने हैं, उसमें ये सेक्टर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। तो एक वॉलेटिलिटी या अप एंड डाउन साइकिल हमने इस सेक्टर में भी देखी है, इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप निवेश कर रहे हैं, तो अगर आप साइकिल्स समझते हैं, अगर वो सेक्टर समझते हैं, तभी उसमें अपना एक निवेश करें। अच्छा, पोर्टफोलियो प्लेसमेंट के हिसाब से इस कैटेगरी ऑफ फंड को आप कहाँ देखते हैं? और क्या सेपरेट फंड रखना चाहिए बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर, कंसीडरिंग आउटलुक बेहतर है? या फिर यूजुअली जो हम कहते हैं कि थीमेटिक फंड्स अवॉइड करने चाहिए, सिक्लिकल होते हैं नेचर में, क्या एडवाइस आपकी रहेगी? यहाँ ना मैं 2-3 चीज़ों पे स्पेशली एम्फसाइज़ करूँगी कि देखिए, पहले तो अगर मैं आउटलुक की बात कर रही हूँ, तो पिछले 1 साल में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ कंपनियों ने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। करीबन यहाँ पे 15 से 18% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ आई है, और अगले 1 साल के लिए भी जो व्यू है, जो एनालिस्ट व्यू हम देख रहे हैं, वो ये है कि ये एक सेक्टर आपको ब्रॉडर निफ्टी 50 से अच्छी रिटर्न दे सकता है, या इसकी अर्निंग्स ग्रोथ एटलीस्ट अगर मैं पूरी निफ्टी 50 की अर्निंग्स ग्रोथ 12% की बात कर रही हूँ, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की 15-16 की एस्टिमेट्स हैं ऑफ एनालिस्ट। लेकिन निफ्टी 50 में अगर मैं देखूं तो आज भी 1/3 आपका जो वेटेज है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे ही है। इसका मतलब ये कि कोई भी अगर डाइवर्सिफाइड फंड में भी आप निवेश कर रहे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, डिविडेंड यील्ड हो, फ्लेक्सी कैप हो, लार्ज कैप हो, वहाँ पे 25 से 30% की एलोकेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑलरेडी फंड मैनेजर्स देते हैं। तो अगर उस चीज को ध्यान में रखें, अगर आप एक 5% या 10% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का फंड भी ले लेते हैं पोर्टफोलियो में, तो आपकी पोर्टफोलियो की उस सेक्टर को वेटेज ओवरवेट पोजीशन पे जा सकती है, या एक कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन हो सकती है। तो क्योंकि ये एक डाइवर्सिफाइड या ब्रॉडर सेक्टर में भी इस सेक्टर की एलोकेशन बहुत ज्यादा है, आप एज अ थीमेटिक फंड अपने पोर्टफोलियो में इसे अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये कोई स्मॉल सेक्टर होता कि बैंकिंग तो 30% है, लेकिन अगर कोई ऐसा सेक्टर है जिसकी 5% की ही वेटेज है इंडेक्स में, और आप अगर और 5% का एक सेक्टर कॉल ले रहे हैं, तो वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, इसीलिए आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। एलोकेशन आपको वैसे ही मिल जाएगी। ओके। वैसे अगर कोई लेना चाहे तो कुछ नेम सजेस्ट करेंगे आप बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड की कैटेगरी में? जी, बिल्कुल। अगर हम अगर इस सेक्टर को देख लें, और हालाँकि हर एक एएमसी का फंड होता है, लेकिन अगर कुछ मुझे नाम देने हैं तो आप एसबीआई का ले सकते हैं, या निप्पॉन आईसीआईसीआई के फंड्स हैं। उनमें आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं इस सेक्टर के लिए। बट एलोकेशन ओके। बहुत ज़्यादा नहीं रखना ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो। ओके, ठीक है। तो ये रही सलाह आपके लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड्स को लेकर, और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन चलिए व्यूअर से करते हैं बातचीत। नीरज दीक्षित पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है बैंगलोर से सवाल पूछने के लिए। नीरज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैं अभी नमस्ते। अपना एसआईपी स्टार्ट करने चाहता हूँ। मेरा एज 30 ईयर्स है, और मेरा मंथली एसआईपी अमाउंट 14,000 है, और मैंने अपना पोर्टफोलियो जो अभी सेलेक्ट किया है, क्या मैं इसके साथ जा सकता हूँ या फिर इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है? और मेरा एक और क्वेश्चन तो है ये कि बताइए। या इसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एंड निप्पॉन लार्ज कैप, इसमें काफी सारे जो होल्डिंग्स है वो ओवरलैप है, तो इसमें भी मुझे डाउट है, क्या मैं इनको रखूं या निकाल दूं? ओके, आपने पोर्टफोलियो अभी क्रिएट किया है नीरज? हाँ। ओके, ठीक है। तो नीरज की 14,000 की सिप है, श्वेता जिन्होंने अभी शुरू की है 10 साल के लिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4500, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 4,000 रुपये महीना, 2,500 रुपये महीना मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप में, देन क्वांट स्मॉल कैप में 1,500 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना एसबीआई गोल्ड में, और आईसीआईसीआई सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में 500 रुपये महीना। टोटल इनकी जो सिप हो गई वो 14,000। क्योंकि इंटरेस्टिंग ये है, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इन्होंने जो पूछा कि इन्होंने होल्डिंग्स भी चेक की
जो कि आमतौर पे आई एम श्योर इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं। और उस हिसाब से उन्होंने कहा कि फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप जो है निपॉन का, उन दोनों की होल्डिंग्स ओवरलैप कर रही हैं, तो दोनों रखें या कोई एक रखें। कमेंडेबल है नीरज जी कि आप इतनी डिटेल में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं। हर इन्वेस्टर को इनफैक्ट देखना चाहिए। बताइए श्वेता, क्या सलाह? जी नीरज जी, बिल्कुल जैसे दीपाली जी कह रहे थे कि ये आमतौर पे लोग नहीं देखते हैं, लेकिन आप पोर्टफोलियो देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत जरूरी भी होता है कि आप डिटेल में थोड़ा सा जाएं फंड सिलेक्शन करने के पहले। फंड्स में आने के पहले देखिए, आपने कहा आप 14,000 के आसपास की एसआईपी कर रहे हैं हर महीने। आपके पास समय है 10 साल का। अगर आप स्टेप अप कर पाए अपनी एसआईपी को तो बहुत अच्छा होगा। 10% से अगर आप स्टेप अप कर लें तो वो एक बहुत अच्छा कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा। बिटवीन द टू स्कीम्स देखें, प्राक और निपॉन में ओवरलैप तो है ही। इसके अलावा एक ये चीज आ रही है कि आपकी जो एएमसी लेवल कॉन्सेंट्रेशन है, अगर आप 4,000 और 4,500 की एसआईपी एक सिंगल फंड में कर रहे हैं तो वहां आपका ऑलमोस्ट 1/3 पोर्टफोलियो एक एएमसी की तरफ जा रहा है। तो आपने वैसे ही एलोकेशन इन दोनों ही स्कीम्स में रिड्यूस करनी है। तो मेरी सलाह होगी दोनों फंड्स में से आप 50% अपनी एलोकेशन रिड्यूस कर दे। तो जहां 4,000 की एसआईपी कर रहे हैं उसे 2,000 पे ले आए, और 4,500 की कर रहे हैं तो उसे भी आप 2,000 पे ले आए। तो एक्सपोजर आपका थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा। और इससे दूसरा फायदा ये होगा कि आज के दिन पे आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप की एलोकेशन बहुत ज्यादा है। तो आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। मार्केट कैप मिक्स भी मिड और स्मॉल कैप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपके पोर्टफोलियो के लिए फायदेमंद होगा। तो इन दो स्कीम्स में तो आप एलोकेशन रिड्यूस करें। इसके अलावा क्वांट का स्मॉल कैप है, वहां आप एसआईपी रोक सकते हैं। उसके जगह पर कुछ स्कीम्स जो आप ऐड कर सकते हैं, एचडीएफसी का स्मॉल कैप ले लें, कोटक का एक मल्टी कैप फंड ऐड कर सकते हैं आप, इन्वेस्को का फोकस फंड और आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड। मैंने देखा आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर की भी एलोकेशन है। तो मैं कहूंगी देखिए, गोल्ड की एलोकेशन तो आप रख सकते हैं। सिल्वर बहुत वॉलेटाइल होता है और लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूं तो इक्विटी ने सिल्वर से ज्यादा रिटर्न दी हुई है। वॉलेटिलिटी उतनी ही होगी। तो सिल्वर से आप मूव करके वो एसआईपी भी इक्विटी में रख सकते हैं। ये मेरी सलाह थी आपके पोर्टफोलियो के लिए आपको। ओके, तो ये रही सलाह नीरज आपके लिए। और जैसे रेकमेंड किया गया आपको, आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कीजिए। आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप में निवेश जारी रखिए। साथ ही आपके लिए सलाह है कि आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ, फंड ऑफ फंड, एसबीआई गोल्ड, इन सब से आपको निकलने की सलाह दी गई है। कुछ नए फंड्स आपको सजेस्ट भी किए गए हैं, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ये रही सलाह आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आप बदलाव कर सकते हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और सवाल पूछने के लिए अगले व्यूअर हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं वो है अरुण। अरुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड इवनिंग मैम, नमस्कार मैम। सेम क्वेरी रहेगी मेरी कि जो मैंने आपको पोर्टफोलियो भी भेजा है, 16,500 रुपए की मैं मंथली एसआईपीज करता हूँ। मेरा होराइजन काफ़ी लंबा है, 28 इयर्स का मैं लेकर के चल रहा हूँ। बेसिकली मैं रिटायरमेंट के लिए ही लेकर के चल रहा हूँ कि तब तक मैं निकालूंगा। क्वेरीज मेरी ये थी कि वेदर माय एलोकेशन इज राइट और शुड आई नीड एनी चेंजेस। और दूसरा, अपकमिंग उसके लिए टाइम के लिए मैं सोच रहा था कि लाइक मुझे कुछ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर कोई अच्छा फंड मिल जाता, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जो लेटेस्ट अभी एआई का जब अभी बूम चल रहा है, तो उसका मैं फायदा लेना चाह रहा था। तो मेरे को ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई अच्छा फंड मिल जाए, दैट वाज माय रिक्वायरमेंट। क्योंकि अभी इसमें मैंने कोई सिग्निफिकेंट ओवरसीज एसआईपी नहीं कर रखी है ओवरसीज एक्सपोजर की। ओके, ठीक है। तो आपने इनका सवाल सुना, इनको ओवरसीज मार्केट में एक्सपोजर लेना है, उसके हिसाब से भी इनको फंड चाहिए। एआई थीम से जुड़ा हुआ कोई अच्छा फंड मिले तो भी ये इंटरेस्टेड है। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो 16,500 का इनका मंथली सिप है, 28 साल के निवेश के हिसाब से। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, परागपति फ्लेक्सी कैप में 3-3 हज़ार रुपए महीना डाल रहे हैं, 2,000 रुपए महीना डाल रहे हैं कोटक मिड कैप, मेरे एसेट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में, और 1,500 है एचडीएफसी डिफेंस फंड में। अच्छा अरुण, ये पोर्टफोलियो आपने अभी क्रिएट किया है क्या? नहीं मैम, 2018 से मैं कर रहा हूँ। मैं बीच में तो फिर आपकी 5 to 7 years में पोर्टफोलियो की करंट जो वैल्यू मेरी चल रही है मैम 10-10.5 लाख के आसपास चल रही है।
ओके जी 10-10.5 लाख की वैल्यू इनके पोर्टफोलियो की। बताइए 28 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सजेशन? जी अरुण देखिए, आपके पास बहुत लंबा समय है। पोर्टफोलियो ओवरऑल लेवल पे तो मैं कहूंगी एसआईपी अगर आप स्टेप अप कर पाए तो उसे जरूर करना। वो एक आपको बहुत अच्छे कंपाउंडिंग वैल्यू पे ले जा सकता है। स्कीम्स पे मैं आती हूँ। आपके पोर्टफोलियो में जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें मैं देख रही थी आपने कोई मल्टी एसेट फंड भी ले रखे हैं और सेक्टरल थीमेटिक फंड्स हैं, जैसे डिफेंस फंड है। हालांकि डिफेंस ऑफ कोर्स काफी चर्चा में रहा है पिछले 1-2 साल बिकॉज ऑफ ऑल द जियोपॉलिटिकल न्यूज एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे इसे टाइम करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप इस सेक्टर को बहुत समझते हैं अच्छे से और क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं तब आप डिफेंस फंड में एसआईपी करें। नहीं तो एक डाइवर्सिफाइड फंड में भी अगर आप चले जाएंगे तो फंड मैनेजर वो सेक्टरल कॉल्स आपके बिहाफ पे ले ही रहे हैं। और मल्टी एसेट फंड मैं समझती हूँ कि ये आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है। मल्टी एसेट, इक्विटी, डेट, कमोडिटी तीनों में ही निवेश करते हैं। इक्विटी की एलोकेशन करीबन 65% होती है। तो अगर ये आपका प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो है, आपके पास कहीं ना कहीं कुछ और डेट है, तो मल्टी एसेट आप अवॉइड करें। प्योर इक्विटी फंड में रहना आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग थोड़ा ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो कुछ फंड्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से एक तो जो आपके पास एक मिराई का स्मॉल कैप फंड है, एक एचडीएफसी का डिफेंस फंड है और आपके पास एक निपॉन का मल्टी एसेट फंड है। इन्हें यहाँ आप एसआईपी रोके। इसकी जगह पर जो स्कीम्स आप ऐड कर सकते हैं, आप इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड ले लें, कॉन्ट का लार्ज कैप फंड ले सकते हैं और कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो आपका मेन क्वेश्चन था, एआई में आपने पार्टिसिपेट करना है क्योंकि एआई काफी चर्चा में रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं कहूंगी कि अगर आपको वो एआई का एक्सपोजर चाहिए तो इंडियन आईटी कंपनीज में भी आपको वो मिल सकता है। बिकॉज जब एआई होगा और उसमें जब सारी कंपनियों को इंटीग्रेशन करनी है तो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। तो अगर फिर से आप ये सेक्टर को अच्छे से समझते हैं तभी आप निवेश करें, नहीं तो एक डाइवर्सिफाइड फंड रूट का ही अप्रोच ले लें। फंड मैनेजर्स भी एआई प्ले करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। दूसरा, आज के समय इंटरनेशनल फंड्स देखें, काफी फंड हाउसेस की एक लिमिट होती है इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करने की, जो लिमिट ब्रीच हो चुकी है। तो काफी सारी एएमसीज इंटरनेशनल फंड्स में आज के दिन एक्सपोजर नहीं ले रही हैं। तो वो आप ध्यान में रखें। जैसे हालांकि रिसेंटली कोटक, मिराई, निपॉन, इन सारे फंड हाउसेस ने एक्सेस, इन्होंने अपने इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर फिलहाल बंद कर लिया है, सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे। फिर भी अगर आपने कुछ एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल पे लेना है तो शायद आप एक एडलवाइस का यूएस टेक्नोलॉजी फंड है, वो देख सकते हैं। फ्रैंकलिन का एक यूएस इक्विटी फंड है, वो देख सकते हैं। अगर वो ओपन हो तो आप वहां निवेश करें। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, अगर आप इंडियन फंड में भी लेंगे एक्सपोजर, आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा, एआई का फायदा दिखेगा ही। ओके तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। कुछ नेम्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत। जब वापस आते हैं गुरुग्राम से अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है, उनसे करते हैं बातचीत। देव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हेलो नमस्कार मैडम। मैडम मैं अभी करेंटली 85,000 की एसआईपी कर रहा हूँ पर मंथ, एंड मेरा इन्वेस्टमेंट जो होराइजन है वो है 7 to 10 years। एंड मेरे जो करेंट इन्वेस्टमेंट मैं आपको डिटेल शेयर करके रखा है। तो मैं 35,000 का जो मेरा एसआईपी है वो है निपॉन इंडिया मल्टी कैप में, 20,000 निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप में 10,000 पर मंथ, एंड इन्वेस्को नेस्टेक्स ईटीएफ फंड ऑफ फंड में 20,000 पर मंथ। एंड जो मेरा फर्स्ट गोल है वो है कि 7 years में मैं कितना, मतलब अपने करंट एसआईपी में कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। ओके आपके भी कितनी पोर्टफोलियो की वैल्यू है? अभी 28 लाख। ओके 28 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू, 85,000 के सिप है, 2 करोड़ का लक्ष्य 7 से 10 सालों में। कौन से फंड है? 35,000 निपॉन इंडिया मल्टी कैप, 20,000 निपॉन ग्रोथ मिड कैप, 20,000 इन्वेस्को नेस्डेक 100 ईटीएफ फंड ऑफ फंड में, देन 10,000 बंधन स्मॉल कैप में। बताइए जी देव, सबसे पहले आप कह रहे थे कि आपका लक्ष्य है आपको 7 साल में 2 करोड़ पे पहुंचना है। तो अगर आप आज जो एसआईपी कर रहे हैं 85,000 की, उसे ही कंटिन्यू करते चलेंगे तो आप मेरे हिसाब से करीबन 1 करोड़ 60 लाख के आसपास की वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो या तो आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप करें
या आपके गोल पोस्ट को थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देती हूँ। अगर आप सेम एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, कोई स्टेप अप नहीं करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य पे करीबन 9 साल के आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने 7 साल पे ही अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, तो आपको 15% के आसपास अपने एसआईपी को हर साल स्टेप अप करना होगा। तब जाके आप वो 1-2 करोड़ के वैल्यू पे आसानी से पहुंच जाएंगे। फंड्स पे मैं आती हूँ। फंड्स में मैं देख रही थी कि आपके पोर्टफोलियो को आज के दिन पे आप मिड एंड स्मॉल कैप हैवी हैं। तो करीबन अगर मैं कहूँ कि एक 45 या 50% का मिड स्मॉल कैप एक्सपोजर होना चाहिए पोर्टफोलियो में। आपके पोर्टफोलियो में 70% का मिड स्मॉल एक्सपोजर है। तो वो जोखिम मैनेज करने के हिसाब से, रिस्क के मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा एलोकेशन 20 से 25% की आपको रिड्यूस करनी चाहिए एंड लार्ज कैप में मूव कर जाना चाहिए। लंबा समय है, इसको ध्यान में रखते भी एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज पोर्टफोलियो में मैं देख रही थी नैस्डैक 100 का एक्सपोजर है 5% के आसपास। अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोजर रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा मैं कहूंगी अगर इंडिया का प्रोस्पेक्ट्स में देखूं फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, वो ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। तो इंडिया पोर्टफोलियो बिल्ड करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मल्टी एसेट फंड है एक, अगर ये आपका खाली इक्विटी का पोर्टफोलियो है तो आप एक मल्टी एसेट फंड को अवॉइड कर सकते हैं। तो जो फंड्स आपने चेंज करने हैं, बाकी का पोर्टफोलियो आपका खैर काफी अच्छा चल रहा है। निपॉन के मल्टी कैप फंड में से आप अपनी एलोकेशन निकाल दें या एसआईपी को वहां रोकें। इसके जगह पर जो फंड्स आप ऐड कर सकते हैं, देखिए आपने थोड़ा लार्ज कैप बिल्ड करना है पोर्टफोलियो में, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड ले, आईसीआईसीआई प्रू का फोकस इक्विटी फंड, और इसके अलावा एक कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड आप रिप्लेस कर सकते हैं निपॉन के मल्टी कैप से। तो जितने भी फंड्स हैं सारों में इक्वल आप एसआईपी की एलोकेशन करें, तो जो बैलेंस हम चाहते हैं लार्ज मिड स्मॉल का, वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो यानी श्वेता, अगर मैं समअप करूं जो आपने कहा, तो एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है इनका, उसमें से सिर्फ एक फंड है जो कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप से निकलना है। उसके अलावा जो 4 नाम आपने सुझाए हैं वो चारों ऐड करने हैं, यानी टोटल फिर इनके पोर्टफोलियो में 6-7 फंड्स रहेंगे। देखिए मैंने 4 के ऑप्शन दिए, ये 3 फंड ले सकते हैं इनमें से, और जो एग्जिस्टिंग इनके 2 फंड्स है ना जहां एसआईपी चल रही है, वो फंड को मिला के, और ये तो 6 फंड का एक बास्केट, इक्वली अपनी एसआईपी को स्प्लिट करें, क्योंकि 85,000 की एलोकेशन है, 6 से 7 फंड ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए, तो नोट कर लीजिए आप ये फंड्स। 4 चॉइसेस दी गई है, 3 आप ऐड कीजिए, 3 आपके पास रहेंगे, 1 से निकलने की सलाह दी गई है। और रही बात आपके गोल की, 2 करोड़ के आसपास की राशि आप 10 सालों में इकट्ठा कर पाएंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर आप स्टेप अप करेंगे तो ज्यादा एक्यूमुलेशन कर पाएंगे, तो कोशिश कीजिए अगर आप एलोकेशन अपना इंक्रीज कर पाएंगे तो। चलिए श्वेता से पूछ लेते हैं उनके टॉप 4 फंड। श्वेता बताइए। जी, देखिए अगर मुझे एक टॉप 4 फंड का बास्केट क्रिएट करना है तो मैं कहूंगी यहाँ पे एक डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इन्वेस्को का फोकस इक्विटी फंड है जो आप ले सकते हैं फोकस कैटेगरी से। इसके अलावा कैनरा रोबेको का मल्टी कैप और बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक और फंड कोटक का मिड कैप फंड है, वो आप चुन सकते हैं। ओके, शुक्रिया आपका श्वेता ये डिटेल्स बताने के लिए। तो श्वेता ने अपने 4 फंड्स शेयर किए हैं, नोट कर लीजिए। अगर आप श्वेता की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें बंधन लार्ज मिड कैप, कैनरा रोबेको मल्टी कैप, कोटक मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप शामिल हैं। थैंक यू श्वेता आने के लिए शो में। और इसी के साथ योमनी में एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।